इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये नाम है उस डॉक्यूमेंट्री का जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। गुजरात दंगों पे बनी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की चर्चा अब दुनिया भर में होने लगी है, क्योंकि इसके रिलीज के बाद भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है और भारत सरकार का कहना है कि ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैक्ट्स नहीं है और वो इसे एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी मान करके चल रहे हैं। क्योंकि बात एक डॉक्यूमेंट्री की हो रही है, तो इसमें कई सारे प्रश्न हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है, जो न्यायालयों से जितने डिसीजंस आए हैं उनकी सैंक्टिटी का प्रश्न है, और फिर एक आर्टिस्ट की अभिव्यक्ति का भी प्रश्न है कि वो किस तरह चीजों को डॉक्यूमेंट करे और किस भाषा में अपने दर्शकों के सामने रखे। इसलिए हमने वक्त लिया है विश्वविख्यात डॉक्यूमेंट्री मेकर और डायरेक्टर आनंद पटवर्धन जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दी लंदन टॉक के साथ बातचीत के लिए, आपने वक्त दिया उसके लिए अग्रिम धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आपकी डॉक्यूमेंट्रीज देख करके हमारी पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है। कई लोगों ने पत्रकारिता की जिन्होंने पढ़ाई की है उनके टेक्स्ट में और उनके क्लासरूम्स में आपकी डॉक्यूमेंट्रीज को पढ़ाया गया है। इसलिए हम सभी तरह के सवाल करेंगे, उन युवाओं के सवाल भी होंगे इसमें जो सीखना चाहते हैं, इस काम में अपना जीवन देना चाहते हैं, और हम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी बात करेंगे। पहला प्रश्न मेरा यही है सर कि क्या आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी है? जी, देखिए। और आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर ये डॉक्यूमेंट्री देखने पर? क्योंकि खुद भी आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और कम्युनल वायलेंस और हेट्रेड पर आपका पूरा जीवन ही उस चीज को डॉक्यूमेंट करते हुए क्या है। क्या इस डॉक्यूमेंट्री में कोई नई बात थी? नई बात ये थी कि ये दुनिया के सामने बात आई है, क्योंकि हम जब फिल्म बनाते हैं वो पूरी दुनिया नहीं देखती है, और हमारे देश में भी उसको दिखाने में बहुत यानी समय जाता है। दिखा पाते हैं मगर कम लोगों को। तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। हमारे देश में भी कुछ कुछ लोग तो देख ही रहे हैं बैन के बावजूद। और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में बैन कोई बहुत इफेक्टिव चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। तो ये डॉक्यूमेंट्री पहुंच जाएगी लोगों तक। और इसके बारे में मैं ये एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बीबीसी पे पहले आ जानी चाहिए थी। मगर बीबीसी ने जो रोल प्ले किया पहले, वो यानी मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने इस चीज के बारे में बात ही नहीं की। बहुत कम कम्युनलिज्म के खिलाफ उन्होंने, भारत में जो चल रहा था उसके बारे में बोल ही नहीं रहे थे। और यहाँ तक कि मैंने भी एक फिल्म बनाई थी, रीजन, विवेक। 4 साल पहले बीबीसी ने उसको देखने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो डर गए थे, भारत के खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे। मगर तो अब क्या हुआ है जो जिससे वो बोलने लगे हैं, ये मुझे नहीं पता, मगर अच्छी बात है कि बोलना शुरू किया है। सर, सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है और जो उन्होंने अपना मत रखा है, क्या वो आपको एज ए डायरेक्टर, क्योंकि सारे ही डायरेक्टर्स और सारे डॉक्यूमेंट्री मेकर्स जो हम एक सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं जहाँ पे कुछ नियम कायदे कानून तो लागू होंगे हमेशा ही, उन पर चर्चा होती रह सकती है, लेकिन कुछ नियमों के एनवायरनमेंट में ही तो हम काम करेंगे। सरकार ने जिन नियमों का हवाला देते हुए डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं सर? मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि उन्होंने किन नियमों को का जिक्र किया है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि आईटी रूल्स 2021 में जो इमरजेंसी पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास, हाँ। उसके तहत बैन किया है। हाँ, मगर सरकार तो इमरजेंसी के खिलाफ बोलती रहती है कि इमरजेंसी लागू नहीं होना चाहिए था, तो अभी इमरजेंसी उनके लिए काम आ गई है। तो ये होता ही है सरकार के साथ कि वो खुद सब कुछ करते हैं जो इमरजेंसी के खिलाफ वो बोलते थे। सर, आप अभी कह रहे थे, आपका ये मत है कि बीबीसी ने बहुत टाइम लिया इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में, और आपने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि बीबीसी उस डॉक्यूमेंट्री को देखने को ही राजी नहीं था। ये सवाल बाकी हलकों से भी उठाया जा रहा है कि जब कोई पब्लिकेशन और या डॉक्यूमेंट्री मेकर फॉर दैट मैटर कोई डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करता है, तो उसका भी इतिहास और उसकी भी पॉलिटिक्स को लेकर के चर्चा होती है। क्या आप इस तरह के डिस्कशंस में मानते हैं कि इस बात में दम है कि जो पब्लिश कर रहा है उसकी भी इंटेंशन को चेक किया जाना चाहिए, उसकी भी पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाना चाहिए?
हाँ, कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि उस वो करने से इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कोई झूठ है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये काफी रिसर्च करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें हर तरह के पहलू रखे हैं। यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि कुछ कुछ चीजें उन्होंने बताई नहीं गई, वो बतानी चाहिए थी, क्योंकि जैसे उन्होंने जो गोधरा ट्रेन का जो आग के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस ये संभवतः ये भी हो सकती है कि ये आग लगाई किसने, और यानी ये तो डॉक्यूमेंट्री में कह दिया है कि ये मुसलमानों ने किया, मगर मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई बहुत अच्छा सबूत है। क्योंकि मैंने एक और डॉक्यूमेंट्री देखी है जो शुभ्रदीप चक्रवर्ती ने बनाई थी, गोधरा तक उसका नाम है। उसमें ये ट्रेन के जलते हुए ट्रेन का फोटो है, जहां से पता चलता है कि आग ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे के हिस्से में आग नहीं लगी है। जब वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डाल के नीचे के हिस्से में आग लगनी चाहिए थी, मगर वो नहीं हुआ। तो इसके बारे में काफी सवालें हैं जो बीबीसी की फिल्म में भी नहीं आई हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि ये एक तरफा फिल्म बनाई है। सर ये बताइए कि जैसे अब ये मैटर कोर्ट्स में सेटल हो गया है, अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ट्रिपल बेंच ने, और उसमें कोर्ट ने ये कहा कि वो अपने विवेक में कोई लार्जर कॉन्स्पिरेंसी नहीं पाते हैं, और उन्होंने फिर अब्सॉल्व किया प्राइम मिनिस्टर को भी, और जो एसआईटी का जो सबमिशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक मत ये कहता है कि अब जब ये मैटर कोर्ट में सेटल हो गया है और उसमें कोर्ट अपना मत स्थापित भी कर चुका है कि उनको कॉन्स्पिरेसी इसमें लगती नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट का मत है वो एक लॉ ऑफ लैंड का उसमें वजन होता है, तब इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज के लिए फिर कितनी जगह बच जाती है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये काम नहीं है कि किसी फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि ये तो सोच लेना चाहिए कि ऑडियंस का भी दिमाग होता है। यानी आप मेरे सामने कुछ भी रखो, उसमें गलत चीज भी हो, उसमें झूठ भी हो, तो मैं उसको समझ सकता हूँ ना। यानी मैं उसके दूसरे फिल्मों के साथ टटोल सकता हूँ कि ये सच है कि ये सच है। मगर आप अगर ऐसी सिस्टम बना लेते हैं जिसमें एक ही आइडियोलॉजी की बात आएगी और बाकी सब आइडियोलॉजी को झूठ कहा जाएगा और फेक न्यूज कहा जाएगा और उसको बैन कर दिया जाएगा, तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। मतलब मैं कह रहा था, जैसे कोर्ट ने तो डॉक्यूमेंट्री को नहीं, उस बार कोर्ट तक की बात अभी पहुंची ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अब्सॉल्व किया है गुजरात राइट्स केस में गुजरात गवर्नमेंट को, और जब उस टाइम जो एसआईटी का सबमिशन था कि चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, उसमें कोई रोल उन्होंने पाया नहीं था कॉन्स्पिरेसी के केस में। और डॉक्यूमेंट्री दोबारा वो एक जिम्मेदारी तय करने की कोशिश तो कर ही रही है, वो जैक स्ट्रॉ की उस इंटरनल प्रोब का हवाला दे रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार जब ये मैटर कोर्ट में सेटल हो गया है, तब हम इस डॉक्यूमेंट्री को कैसे देखें? एक क्या कोर्ट के जजमेंट से असहमति के रूप में देखें, या एक नया सबूत सामने आने के रूप में देखें? उस संदर्भ में आपको क्या लगता है? मैं नहीं मानता हूं कि कोर्ट कभी गलती नहीं कर सकती है। आप बाबरी मस्जिद का जजमेंट देख लीजिए, आप कहेंगे कि फिर तो अच्छी बात हुई कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया और फिर राम मंदिर बना दिया। जो लोग मस्जिद गिराने का काम कर रहे थे उनको रिवॉर्ड मिल गया, उनको तोहफा मिल गया कि आप अब वहीं पे मंदिर बना लीजिए। तो ये कोर्ट का जजमेंट है, मगर ये क्या सही जजमेंट है या नहीं, ये तो मैं और आप कह सकते हैं कि हमें नहीं लगता है कि ये सही जजमेंट है। ठीक बात है। सर अब हम एज ए डॉक्यूमेंट्री मेकर, एज अ फिल्म मेकर, आपके जीवन पर थोड़े से बात करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने लंबे समय से डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, और सारे ही जो रंगों के झंडों वाली पार्टियों के टेन्योर में भी अपना आप काम करते रहे हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्रीज को बनने में सालों लगे हैं। तो आपने कांग्रेस गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, आपने कोलिशन गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, अभी आप बीजेपी गवर्नमेंट के शासन में हम सब जी रहे हैं। तो आप उस समय भी आपका काम अभी चल ही रहा है। कुछ दिन पहले आपकी एक और डॉक्यूमेंट्री आई थी। हमें जानना चाहते हैं कि एक फिल्मकार के रूप में आपके लिए कैसे चीजें बदली हैं? क्या पहले भी आपको लग रहा था कि एनवायरनमेंट इसी तरह का है कि आपको काम करने में मुश्किल आ रही है? क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट्रीज को पहले भी ए रेटिंग्स मिली हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं, और ये पहले भी हुआ है, और बैन भी हुआ है। बैन भी हुआ है।
मगर बैन उठाया भी गया, कोर्ट में हम जीते। हमें मेरे ख्याल से 7 कोर्ट केसेस में जीता हूँ, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, सेंसरशिप के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि, मगर ये उन दिनों की बात थी जब कोर्ट पे इतना दबाव नहीं था जो आज है। तो आज कोर्ट में जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो परिस्थिति बदल रही है और हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। सर, आपने जब राम मंदिर आंदोलन को डॉक्यूमेंट किया और फिर उस पूरे आपका जो रिसर्च था, आपका पूरा फुटेज था, उसको मिला के भी आपने उसे एक डॉक्यूमेंट्री का शक्ल दी। तो उस वक़्त जो आपके विचार थे, उस वक़्त जब मंदिर आंदोलन चल ही रहा था और उस वक़्त जैसे आप चीज़ें देख रहे थे, तो उस वक़्त जो आपके आकलन थे, क्या आपने उनको सही साबित होते हुए देखा या नहीं साबित होते हुए देखा? और जिस तरह से चीज़ें टर्न आउट हुई हैं, उन्होंने आपको खुश किया है या नाखुश? नहीं, नाखुश किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्क जो उन दिनों में 1990 में जब हम अयोध्या गए थे, तब हमने ये पाया कि गांव के लोग जो अयोध्या में रहते थे या फैजाबाद में रहते थे, ट्विन सिटी में, वहां पे सांप्रदायिकता हमें नहीं दिखाई दी। यानी लोग कहते थे कि हम मुसलमानों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, वो हम खाते हैं वो परोसते हैं, यानी शादियों में हम शामिल होते हैं। ये जो नफरत फैलाई जा रही है, बाहर के लोग आके कर रहे हैं। तो ये उन दिनों का यानी कि ऐसे बयान हम सुनते थे। आज परिस्थिति बदल गई है और आज जो सांप्रदायिकता है वो गांव तक पहुंच गई है। यानी अभी भी गांव में इतना ज्यादा नहीं है जो शहरों में है या मिडिल क्लास में है, मध्यम वर्ग में है, वो ज्यादा है। मगर तब भी फर्क पड़ा है इन 30 सालों में। सर, जब आप पहले अपना कैमरा लेके निकलते थे और पहले तो इक्विपमेंट्स भी बड़े बल्की होते थे, कोई सीक्रेट कैमरास नहीं थे और आप हिंटरलैंड में जाके शूट करते थे जो हमारे देहाती इलाके थे और कई बार आपने ऐसे टॉपिक्स पे लोगों से एंगेज किया है जो उस वक़्त भी बहुत विवादित थे। तो क्या तब आपको अपना काम करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती थी, कभी कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन हुई हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे जीवन पे खतरा है या मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ या ये एनवायरनमेंट भी आपके लिए चेंज हो गया है। इसमें कोई परिवर्तन आया जब आप सड़क पे निकलते हैं कैमरा लेके? नहीं, पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था, तो ज्यादा आसान हुआ करता था। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मगर मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जो खतरा है वो इतना ज्यादा नहीं है जो मैं देखता हूँ लोगों के ऊपर है। अगर आप मुसलमान हो, अगर आप दलित हो, तो वो जो खतरा है जमीन पे, वो, यानी मैं अपने खतरे के बारे में बात नहीं कर सकता जब उस खतरे को मैं देखता हूँ तो। सर, आप बता रहे थे कि आपने कोर्ट केसेस भी जीते हैं और आपने नंबर दिया कि 7 बार मतलब आपने सेंसरशिप को डिफीट किया है इन कोर्ट ऑफ लॉ। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ ढांचा है, जो सीबीएफसी के पास में अगर आपको पब्लिकली कोई भी चीज़ भारत में प्रदर्शित करनी है, तो सीबीएफसी एक नोडल एजेंसी है जहाँ से आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है और उससे आपके लंबे मतभेद रहे हैं। सीबीएफसी पहले जैसे काम करता था और पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल थी, आप ट्रिब्यूनल के पास में जाते थे, ट्रिब्यूनल के पास नहीं होता था तो फिर आपके पास में अदालत में जाने का भी ऑप्शन था। अब ये सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है। तो जो चेंजेस आए हैं, उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या उनसे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें चीज़ें ऐड हुई हैं या नहीं हुई? नहीं, मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है पहले से। और जैसे मैंने कहा कि पहले हम कोर्ट में जीतते थे, अब कोर्ट में जाने से 2 बार सोचते हैं, क्योंकि कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा या नहीं इसके बारे में शंका है। और दूसरी बात है कि जो सेंसर बोर्ड का अ, की जो कमिटीज हैं वो फुल्ली कंट्रोल्ड कमिटीज हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडिपेंडेंस है उन लोगों के पास। और यहाँ तक कि एक्चुअली सेंसर सर्टिफिकेट मिल भी जाए तो भी आपकी फिल्म चलेगी या नहीं इसके बारे में शंका है, क्योंकि वो हम देखते हैं कि अभी एक धार्मिक सीबीएफसी भी बनने वाली है। किसी ने अनाउंस कर दिया कि धर्म के बारे में आप कुछ भी कहो तो हमारे पास आना पड़ेगा, यानी एक सेपरेट प्राइवेट सीबीएफसी। आप उन नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो
अपने मगर अपने वो मत नॉन रख। स्टेट है, या आप नॉन स्टेट उनको कह सकते हो, मगर उनका पूरा पूरा वो अम्ब्रेला ग्रुप है, यानी ये सरकार के आइडियोलॉजी में ये बैठने वाली बात है, तो वो अपने लोगों को संभाल लेती है, नॉन स्टेट एक्टर्स को भी। और यहाँ अभी ये इस फिल्म के बारे में चर्चा हो रही है, मगर हमारे देश में भी ऐसी फिल्में बनी हैं जो दिखाई नहीं जाती है, यानी जिनको लोगों को, यानी अगर ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री लोगों के पास पहुंच जाए तो अच्छी बात है, मगर हमारे देश में भी राकेश शर्मा ने जो फाइनल सोल्यूशन बनाई है, वो भी अगर लोग देखें तो उसी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा उनको अनुमान हो जाएगा कि वहां पे हुआ क्या। और ऐसी फिल्में हैं हमारे देश में जो दिखाई नहीं जाती है। सर, सीबीएफसी के काम करने पर आपने टिप्पणी की, अब आईटी रूल्स 2021 हैं जो उन इंटरमीडियरीज को भी का नियमन करते हैं, जो जो प्राइवेट पार्टीज थी अब तक के, जिनके थ्रू कंटेंट आता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम और इस तरह के तमाम अलग अलग जो कंपनीज हैं, जो एक बिचौलिए की भूमिका में है, कंटेंट कहीं और से आता है और वो कंज्यूम भी कहीं और होता है, ये सिर्फ बीच में है। इनका नियमन सरकार ने 2021 में शुरू किया, जो आईटी रूल्स 2021 थे उनके मार्फत, और वो बाद में जाके नोटिफाई हुए। हमें जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आईटी रूल्स 2021 बात करते हैं कंटेंट की, उसको मैनेज करने की, या उसके अंदर जिस तरह के प्रावधान रखे हैं, आप एज अ डॉक्यूमेंट्री मेकर जिनका काम आने वाले दिनों में ओटीटीज और सोशल मीडिया पे ही ज्यादा चलने वाला है, आप क्या मानते हैं आईटी रूल्स 2021 को लेकर के? आपका आकलन क्या है? मैंने एक्चुअली आईटी रूल्स को अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया है मैंने, तो मुझे डिटेल्स नहीं पता है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यानी हमारे छोटे लेवल पे भी दिक्कतें आती रहती हैं, इंटरनेट पे भी आती रहती हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, वही यानी उनके डिपार्टमेंट में से ये एज रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, या कॉपीराइट वायलेशन का झूठा इंजाम वो कर देते हैं, बोल देते हैं कि ये आपकी फिल्म नहीं है, किसी और की है। यानी क्योंकि हमारे अ, जो भगवाकरण हुआ है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ है, वो सिलिकॉन वैली में भी है, क्योंकि यहीं के लोग वहां पे भी काम करते हैं। और अगर चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इसमें भी वो काम कर रहे हैं। वो लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं कि ये एंटी नेशनल है। परसों मेरा ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया, पूरा सारे ट्वीट्स निकाल दिए गए। तो इस तरह का असॉल्ट चल रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, हर लेवल पे। सर, आपने न्यूज रील्स और टेप्स के जमाने से अपना काम शुरू किया था और अब डिजिटल एज आ गया, और आपके टाइम से इस समय तक के ये चेंज हुई कि बीच में इंटरनेट आ गया, और इंटरनेट को लेकर के ये मत था कि इसने डेमोक्रेटाइज किया है, अब किसी की भी आवाज को स्टाइफल करने के तरीके अब बचे नहीं है, क्योंकि कोई भी एक सोशल मीडिया हैंडल बना के अपनी बात लिख सकता है, वीडियो पोस्ट कर सकता है, ऑडियो पोस्ट कर सकता है, कोई ग्राफिक बना के डाल सकता है। लेकिन फिर समय के साथ में अब इनका नियमन भी सरकार कर रही है। मैं उसको कंट्रोल नहीं कहता, नियमन कहता हूँ, आप कुछ और उसको टर्म दे सकते हैं भले। इसके बाद कई डॉक्यूमेंट्री मेकर्स की शिकायत है कि उनका काम पूरा प्रोडक्शन होने के बाद में भी वो पब्लिश नहीं हो पाता है, या वो पब्लिश होता है तो वो भारत में बैन होता है। तो फिर जो लोग एक्सप्रेशन का काम करते हैं, चाहे फिल्म बनाते हो, चाहे आपकी तरह डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, इनके पास फिर रास्ता अब बचेगा कौन सा? नहीं, वो समस्या तो है ही, क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि इंटरनेट में थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी जगह, यानी पूरा बैन नहीं कर पाएंगे। आप ये बीबीसी फिल्म को ही देखिए, कहीं ना कहीं लीक हो जाता है और लोगों तक पहुंच, यानी बड़े पैमाने पे नहीं पहुंचता है। और ये नंबर्स का गेम है, सरकार का की थिंकिंग यही है कि बड़े पैमाने को हम रोक देंगे, कुछ लोगों तक फिल्म पहुंच जाएगी। तो हमारी फिल्मों का भी यही हाल है, कुछ लोगों तक पहुंच जाती है, मगर एज अ यानी उसका क्रिटिकल मास नहीं बनता है जिससे पॉलिटिकल बदलाव आ सके। क्रिटिकल मास जब देखेगी इन फिल्मों को, यानी आप राम के नाम को ही देखिए, 30 साल 32 साल पहले बनी फिल्म, अभी तक बहुत लोगों ने नहीं देखी है। दूरदर्शन में भी आ गई थी एक बार, मगर एक ही बार कोर्ट के कहने पर। मगर यानी
आज भी हम दिखाते हैं तो लोग लोग ने उसको देखते हैं जैसे कि कोई नई चीज दिखा रहे हैं। सर आपको जानने वाले लोग उस किस्से से परिचित हैं, बट सिंस आपने जिक्र कर ही दिया तो मैं चाहता हूँ संक्षेप में उसकी एक बार बात हो जाए। ये राम के नाम के प्रदर्शन को लेकर ही शायद हुआ था कि एक सर्टिफिकेट आपको सीबीएफसी से मिल गया था सारी कार्रवाई के बाद, आपकी सहमति असहमति के बाद जाकर के, और जब वो दूरदर्शन में प्रदर्शित होने जा रही थी तब भी मतलब एक आप पे प्रेशर था कि वो जैसी आपने बनाई है वैसी वो नहीं जा रही थी, फिर आपको भी उसको फाइट करना पड़ा। वो क्या बात थी सर? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ था। दूरदर्शन पे जब फिल्म दिखाई गई उसके पहले पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर प्रश्न उठा था। अडवाणी जी और कुछ लोगों ने प्रश्न किया था पार्लियामेंट में कि ऐसी फिल्म क्यों आप दिखा रहे हैं, भड़काऊ फिल्म। जबकि इस फिल्म को देख के कोई भड़कता नहीं, समझ आती है लोगों को कि जो सांप्रदायिकता है वो किस लिए हो रहा है, यानी सत्ता के लिए हो रहा है और पैसे के लिए हो रहा है, और ये इसमें धर्म का मामला ही नहीं है। हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे आपने कहा कि जब वो डीडी पे आई और कोर्ट केस के बाद, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आपको कोर्ट क्यों जाना पड़ा जब आपको सीबीएफसी से सर्टिफिकेट आ ही गया था? नहीं नहीं, कोर्ट इसलिए नहीं, हम दो तरह के केसेस हम लड़ चुके हैं और लड़ते आए हैं। पहले तो सर्टिफिकेट के लिए कि इस फिल्म को दिखाने का अधिकार होना चाहिए, तो वो तो मिल जाता है, मोस्टली हमें मिल गया था। एक दो फिल्में यानी कोर्ट में जाके, यानी जैसे वॉर एंड पीस, जंग और अमन, इसको कोर्ट के में जाने के बाद उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला। मगर बाकी फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाता था, मगर फिर उसको सवाल उठता था कि इसको करें क्या, इसका दिखाएंगे कैसे लोगों तक। तो डॉक्यूमेंट्री दूरदर्शन पे आएगी तो लोग देखेंगे। इसको देखते हुए हमने दूरदर्शन में हम सबमिट करते थे कि आप इस फिल्म को दिखाइए, वो हमेशा मना कर देते। और वो चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो या भाजपा की, तो ऑब्वियसली, मगर तो मना कर देते। फिर हम कोर्ट में जाते थे कि ये फिल्म ऐसी बनी है, और ये हम कोर्ट में तब जाते थे जब उसको नेशनल पुरस्कार मिलता था, क्योंकि उन दिनों में नेशनल अवार्ड करेक्ट। फिल्म को अगर मिल जाता था तो हम कोर्ट में जाते थे कि सरकार ने मुझे अवार्ड दिया है, सरकार नहीं कह सकती कि दूरदर्शन पे मत दिखाओ। तो इस आधार पे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दो चीजों को सामने रखते हुए हम केसेस जीतते आए हैं ये आज कौन तक। सी फिल्म के साथ हुआ था सर, ये नेशनल अवार्ड और दूरदर्शन पे पब्लिकेशन मिला वो पहली फिल्म तो बॉम्बे आर सिटी है, बम्बई हमारा शहर, जो बम्बई के झोपड़पट्टियों पे थी। हम्म, उसके बाद उन मित्रां दी याद प्यारी, जो खालिस्तान आंदोलन चालू था तब पंजाब में बनाई गई थी, भगत सिंह की विचारधारा को लेके। हम्म। और उसके बाद राम के नाम, उसके बाद फादर सन एंड होली वॉर, पिता पुत्र धर्म युद्ध। इस इस फिल्म को लेके तो, इसके लिए तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और 10 साल के बाद हम जीते। हम्म। और उसके बाद वॉर एंड पीस, जंग और अमन। तो चलिए, मतलब वो मेरी बात वहां करेक्ट हो जाती है कि एक से ज्यादा बार आपके साथ ये हुआ है। मुझे लगा कि वो एक इंसिडेंट है शायद डीडी नहीं पे नहीं, प्रदर्शन का। 7 बार हम कोर्ट जा चुके हैं, 2 बार सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक बात है सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आपके काम के बारे में और आपकी लाइफ जिस तरह से रही है। हम ये समझना चाहते हैं कि अब आपने एक कंसिडरेबल टाइम आपके करियर का आपने निकाल दिया है काम करते हुए, और बहुत सारे लोग आपका काम फॉलो भी करते आ रहे हैं। जब आपने जिस मकसद के साथ काम शुरू किया और अब आप यहाँ तक पहुंचे हैं, कितना संतुष्ट करता है सर आपको अपना काम? नहीं, संतुष्ट तब मैं होता अगर आज की जो सरकार है वो बदल जाती, तब मैं संतुष्ट होता हूँ। मगर क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, कि हमारी फिल्मों का प्रसार नहीं हुआ है, लोगों तक पहुंची नहीं है बड़े पैमाने पे, और इसीलिए लोगों की सोच वही है जो 30 साल पहले थी, बल्कि उससे ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि सारे माध्यम उनके हाथ में है जो सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहते हैं, जो नफरत बढ़ाना चाहते हैं। सर अभी आपने
एक वाक्य कहा कि आप तब संतुष्ट होते अगर सरकार बदल जाती। अब इसी चीज के आधार पे अगर कुछ लोग क्वेश्चन करें कि हम क्यों देखें आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री, ये तो एक आउटराइट पॉलिटिकल एजेंडा के साथ में काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को ही चेंज करना चाह रहे हैं, तब तो वो एक पॉलिटिकल पीस हुआ। तो उसे हम लोग क्यों देखें? जो ये इस तरह के इल्जामात लगते हैं कि आपका एक स्पेसिफिक बेंट ऑफ माइंड है और आप उससे बाहर जाके अपना काम नहीं करते, ऐसे आरोपों पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो पॉलिटिकल तो सभी लोग हैं ना, मैं हूं, आप हो। क्या आरएसएस पॉलिटिकल नहीं है? आरएसएस अपने आप को पॉलिटिकल नहीं कहती है, वो कल्चरल बॉडी कहती है। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं तो गाना बजाता हूँ या फिल्में करता हूँ, मैं कल्चरल काम करता हूँ, मगर है तो पॉलिटिकल। जो भी आदमी जिंदा है, सोचता है, तो उसकी सोच तो पॉलिटिकल है ही। यानी हर हमारे सामने जो भी हो रहा है उसको हम देखते हैं, उसके बाद उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको उसके बारे में पोजीशन लेते हैं। यानी तो मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिकल, ये जो शब्द है ये कोई गलत शब्द है, या अ, उसको अगर कोई चीज पॉलिटिकल है तो वो आर्ट नहीं हो सकती है, या वो फिल्म नहीं हो सकती है, या कैसे कह सकते हैं आप? सर जो यंगस्टर्स, बल्कि मैं कहूंगा कि जो पॉलिटिकल नहीं है, तो हो सकता है उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है ज्यादा। ठीक बात है। सर जो यंगस्टर्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं और आपके काम से प्रभावित हैं, कुछ सीखने के इच्छुक हैं, जब वो ये काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनके भी दिमाग में, उनके घर वालों के भी दिमाग में एक सवाल होता है कि ये सब तुम करोगे तो तुम्हारा घर चलेगा कैसे? इसमें कहाँ पैसा है या कहाँ प्रसिद्धि है? तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो इस तरह का काम करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं और उसी में अपना जीवन निकालते हैं, उनके घर चलते कैसे हैं? कितना ब्राइट फ्यूचर होता है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि जो करियर बनाना चाहता है वो उसके लिए लाइन अच्छी लाइन है, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना मगर अगर आप सच में किसी बात के अगर सच में किसी इशू पे आप क्या कहेंगे हिंदी में, पैशनेट हो, यानी आपका लगाव है, आप बहुत सोचते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमको लोगों तक पहुंचानी चाहिए ये बात, तो फिर आप रास्ता निकाल लोगे बात सामने लाने के लिए। मुझे लगता है कि पैसे के अभाव में आज के जमाने में लोग, यानी आज के जमाने में फिल्म बनाना ज्यादा आसान हो गया है पहले से। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि अगर कोई करना चाहे तो अपने फोन पे भी कर सकता है। हर बहुत सारा, यानी जो हमारे समय में नहीं हुआ करता था, जैसे आपने बताया पहले 16 मिलीमीटर का बड़ा बड़ा इक्विपमेंट और हुँ, महंगा, अब काफी चीजें बहुत ज्यादा, यानी कम पैसे में आप उपलब्ध कर सकते हो, अपने कंप्यूटर पे एडिट कर सकते हो। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है कि दिखाएंगे कैसे। बनाना मुश्किल नहीं है, सर कौन दिखाना। जी। सर कौन से यंग डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं अभी भारत में जिनका काम आपको ठीक लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं? नहीं, बहुत बहुत लोगों की फिल्में हम एक्चुअली दिखाते हैं। हम हमारे यहाँ हर महीने हम विकल्प एट पृथ्वी नाम की जगह है, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भी। और हर जो पैंडेमिक, पूरे पैंडेमिक में हमने हर हफ्ते एक फिल्म ऑनलाइन दिखाई, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों। तो बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जो यानी सिर्फ लोगों को मौका नहीं मिलता है कि कहाँ हम दिखाएं, इसलिए हमारी लिस्ट हमेशा पहले से ही भर जाती है कि हमारी फिल्म भी दिखाइए आप। जबकि हम पैसे नहीं चार्ज करते हैं, हमारी पूरी वॉलंटियर की टीम है। अ, तो मुझे लगता है कि ऐसे ये हमारे देश में फिल्म बनाने का सिलसिला जारी रहेगा, सिर्फ दिखाने के एवेन्यूज हमको ढूंढने पड़ेंगे। सर एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ आपने बनाई हैं, उन वो इन्फॉर्मेशन हेवी रही हैं और मैसेज हेवी रही हैं, और अब जैसी डॉक्यूमेंट्रीज़ हम देख रहे हैं, स्पेशली ओटीटीज़ पे, उनमें एंटरटेनमेंट वाला पक्ष उनका थोड़ा भारी रहता है। वो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ ही हैं, लेकिन
आप एंटरटेन भी होता जा रहा है उसके साथ में भी, और अब और ये देखने को मिल रहा है कि वैसे ही डॉक्यूमेंट्रीज की संख्या अब बढ़ रही है। आपकी डॉक्यूमेंट्रीज को कहा जाता है ड्राई, तो आप आने वाले समय में किस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनते हुए देख रहे हैं, और आप इस ट्रेंड को लेके क्या सोचते हैं? किसने कहा कि ड्राई है? कि आपने किसी ने पर्सनली कहा कि आप उन्होंने देखी और ड्राई लगी? क्योंकि हमारी फिल्म में काफी ह्यूमर रहता है। बल्कि नहीं, कुणाल नहीं। कामरा ने भी फिल्म हमारी राम के नाम दिखाई है, जिसमें 6 मिलियन लोगों ने देखी है ऑलरेडी। तो नहीं, नहीं। हाँ जी, ये ड्राई वाले मेरे शब्द नहीं है सर, मतलब हाँ जनरली लोगों को लगता है कि यार ये कहाँ राम के नाम देखेंगे, हाँ, यानी वो कुछ नेटफ्लिक्स पे लगा लेते हैं। तो मैं यही देख रहा हूँ कि जो इंटरटेनमेंट हैवी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, दे आर डॉक्यूमेंट्रीज, नो डाउट। जिस तरह की स्पेशली क्राइम और ऐसे इंसिडेंट्स पे लेके जो हाँ बन रही है, उनमें यही है कि वो काफी एंगेजिंग है, विजुअली रिच है। हाँ, तो तो जो ये उसमें जो चेंज आया एंटरटेनमेंट है। उसमें एंटरटेनमेंट रहता है। जिन लोगों को वो एंटरटेनिंग लगता है उनके लिए एंटरटेनमेंट है। मुझे तो वो उसमें एंटरटेनमेंट भी नहीं दिखाई देता। ठीक बात है। आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? दर्शक कौन सी और डॉक्यूमेंट्रीज आपके हवाले से देखेंगे? क्या उस तरह का कुछ आप शेयर कर सकते हैं चीजें? शेयर नहीं करूंगा, जब बन जाएगी तब आपको जरूर बताऊंगा। बन रही है। हमको एक सवाल, ये हमारी जो सिनेमा टीम के संपादक हैं उनके हवाले से है। अ, वो जानना चाहते हैं, और आपको देखने वाले तमाम दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि इतने झगड़े झांसे के साथ जब आपका काम चलता है, हर डॉक्यूमेंट्री कोर्ट जाती है और 10-10 साल केस चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आपको फाइट करना पड़ता है। तो वो कौन-सी चीज़ है जो आपको चलाए रखे है, या आप थक नहीं गए अभी तक काम करते हुए? आपका स्पार्क कहाँ से आता है? आप अभी भी काम क्यों करते रह रहे हैं, जबकि आपका काम मुश्किल होता गया है विद टाइम, हमने देखा है। कौन-सी चीज़ आपको चलाए रखती है? मुझे एक्चुअली पॉजिटिव फीडबैक बहुत मिलता है। यानी जो दर्शक हैं और ढूंढ ढूंढ के मुझे पकड़ लेते हैं। यानी कुछ लोगों ने, यानी मैंने ये पाया कि कुछ लोग जो कार सेवक थे, जो एक्चुअली बाबरी मस्जिद गिराने गए थे, उन्होंने भी फिल्म देखने के बाद मुझे ढूंढा और ईमेल किया कि हम आपकी फिल्म देख के बहुत प्रभावित हुए, मुझे हमें समझ में आ गया कि ये देश हित का काम नहीं था। तो इस तरह का जब फीडबैक मिलता है, चाहे कम लोग भी कनेक्ट करके बता देते हैं, मगर उससे फिर तसल्ली होती है कि ये काम हम जो कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। यानी हो, ये सही है कि लाखों लोगों ने नहीं देखी होगी, मगर जिन लोगों ने देखी है उनके ऊपर असर हुआ है। सर, आपने डॉक्यूमेंट्री दर डॉक्यूमेंट्री, आपकी डॉक्यूमेंट्री में एक सेंट्रल थीम रहती है कि आप चाहते हैं कि संघर्ष ना हो, युद्ध ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, और शांति की ओर चीजें बढ़ें। लेकिन आपकी जो फिलॉसफी अभी तक की रही है, वो शांति आप ईश्वर या धर्म में नहीं खोजते हैं। आपके दूसरे एवेन्यूज हैं जहाँ पे आप पीस टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी शांति कहाँ खोजें, कैसे देखना चाहिए चीजों को? यही है कि बिना न्याय की शांति नहीं हो सकती। अगर हम सिर्फ शांति के लिए लड़ें तो ये हम चुप हो जाए तो भी शांति होगी। मगर हम अगर न्याय के लिए लड़ेंगे, मगर शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, तो हमारे हाथ में जो भी है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, कुछ और लोग कुछ लिखते होंगे, कुछ भी, यानी उनका जो माध्यम होगा वो अलग होगा, मगर वो न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और अपने आप को, यानी अपने आवाज को बंद नहीं करेंगे। जो आज की सरकार चाहती है, जो जो बीबीसी की फिल्म रोकने की का प्रयास कर रहे हैं, वो उनका यही कहना है कि हमें जो हमारे खिलाफ है वो हम सुनना ही नहीं चाहते। ठीक बात है। सर, अभी तक के जो लाइफ रही है, उसका निचोड़ आप क्या पाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी निचोड़, हमें जो हम, यानी जो काम में हमें मजा आता है, ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए ही काम कर रहे हैं। मगर हम, मुझे लगता है कि लोग दिमाग से काम करें तो अपने आप सही रास्ते पे जाएंगे।
मगर आज के जमाने में, इसलिए हमने पिछली जो फिल्म हमने बनाई उसका नाम है विवेक, यानी यही हम चाहते हैं कि लोगों में विवेक जागृत हो। ऑन दैट नोट इस बातचीत को अब हम विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद पटवर्धन जी, आपने दी रत्न टॉप को इतने शॉर्ट नोटिस पे वक्त दिया, तफसील से अपने काम और अपने जीवन के अनुभव हमसे शेयर किया। आई एम श्योर दर्शक उनको सुन के एनरिच ही हुए हैं। शुक्रिया दर्शकों का भी जिन्होंने ये बातचीत देखी। देखते रहिए दी रत्न टॉप। धन्यवाद। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।